संसदीय कार्यपालिका के बारे में कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका जो है, ठीक है, वो संसदीय कार्यपालिका क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले इस बात को समझिए कि ये जो सन 1919 और 1935 ये देश की आज़ादी के पहले की बात है ना। देश कब आज़ाद हुआ? सन 1947 में। लेकिन यहाँ पर तारीख लिखी हुई है क्या? 1919 और 1935। 1919 और 1935 के अधिनियमों कहने का मतलब, अधिनियम का मतलब होता है कानून। अब अधिनियमों है का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे कानून उस वक्त भी बना था। कब? 1919 और 1935 में, जब भारत मेरा अंग्रेजों के ही अधीन था, हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे। उस समय जो कानून जो बना था 1919 और 1935 में, जो कानून जो बना था, इसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था की संचालन की बात कही गई थी। इसका मतलब ये होगा गया कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा, यहाँ से अंग्रेज जब चले जाएंगे, तब क्या होगा कि भारत में जो शासन की जो व्यवस्था जो रहेगी ना, वह शासन की व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? संसदीय शासन व्यवस्था रहेगा। क्या रहेगा? संसदीय शासन व्यवस्था। समझ रहे बात को? यह बात कब कही गई? 1919 और 1935 में अधिनियमों के अंतर्गत यह कहा गया कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा, तो भाई भारत जब आज़ाद हो गया तो 1919 और 35 तक तो हम लोग तो सब अंग्रेज के अधीन थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून द्वारा हम लोग शासित हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में मान लेते हैं कि जब लोगों ने कहा कि भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो भारत में शासन किस प्रकार से चलेगा, उसकी शासन चलाने की कौन सा तरीका होगा, कौन सा सिस्टम होगा शासन चलाने का, बस इसके बारे में इसमें कही गई है कि संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा। कहां पर? भारत में। कब? जब देश आजाद हो जाएगा तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करेंगे। अब सवाल उठता है कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। तो इसी के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था होता क्या है। आइए समझते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। देखिए, देश आजाद हो जाने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी शंका था। क्या शंका था? कि हम शासन चलाएंगे तो किस तरीके से शासन चलाएंगे, क्योंकि शासन चलाने का तो बहुत सारा तरीका होता है ना, बहुत से तरीका होता है। अब उस तरीके में से हमको कौन सा तरीका को हमको अपनाना चाहिए ताकि यहां पर शासन बेहतर तरीके से चल सके। और जानते हैं, भारत आजाद होने के बाद यहां पर शासन चलाने का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, या तो फिर कहें कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसके पीछे भी वजह है। वजह क्या है? देखो, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जितनी जाति, जितने धर्म, जितने संप्रदाय, जितने क्षेत्र, जितने भाषा वर्ग के लोग पाए जाते हैं, उतना दुनिया के किसी भी देश में इतना ज्यादा धर्म के लोग, इतनी सारी जातियां के लोग, इतने सारे भाषा बोलने वाले दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सबकी राज्य की भाषा अलग मिलेगी ना आपको। वहां की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, तौर तरीका, संस्कृति सबका अलग अलग मिलेगा ना। तो इतनी ज्यादा विविधता है हमारे देश में, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं, इतनी ज्यादा विविधता नहीं है। इसलिए देश आजाद होने के बाद भारत के संसद के ये संविधान के निर्माताओं ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि जब शासन व्यवस्था यहाँ पर अपने देश की शासन व्यवस्था जब स्थापित जब हो जाएगा, तो इसके लिए किसी को निराश ना होना पड़े, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उन सबों के साथ न्याय होना चाहिए। समझ रहे बात को ना? उन सबों के साथ न्याय होनी चाहिए। इसलिए न्याय होगा तो कैसे होगा? न्याय होगा
तो संसदीय शासन व्यवस्था से ही न्याय प्राप्त होगा लोगों को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही लोगों को न्याय दिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को इस देश में छोटा दिखा सकते हैं या उसको नीच कह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा ही इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत जो विविधताओं से जो घिरा हुआ जो एक देश है, यही इसकी खूबसूरती है। भारत की विविधता ही सबसे बड़ी क्या है? खूबसूरती है। इसीलिए तो दुनिया का सबसे विचित्र और दुनिया का सबसे सफल और दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो कहा जाता है ना, वह भारत की शासन व्यवस्था है। किस देश का शासन व्यवस्था है? भारत की शासन व्यवस्था है। हालांकि ये भी बात सही है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 1947 के बाद अपनाया गया, लेकिन 1947 के पहले भी दुनिया के कई सारे देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया गया था। भारत के पहले भी कई सारे लोकतांत्रिक देश हैं जो भारत से कई वर्षों पुराना है वह, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के लोगों को यह कहना है कि भैया भारत में जो लोकतंत्र है ना, ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी भी देश में इतना बेहतरीन लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया, संसदीय शासन व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया कि अगर संसदीय शासन व्यवस्था को अगर नहीं अपनाते हैं तो जितने भी जाति, धर्म, भाषा भेदभाव करने वाले लोग हैं, उन सबों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो सबों को न्याय और सबों को बराबरी का दर्जा दे सकता है, अन्यथा और कोई भी दूसरा शासन व्यवस्था नहीं दे सकता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए देश में क्या संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया और संसदीय शासन व्यवस्था अभी भी चल रही है। आइए जानते हैं, भारतीय संविधान में तब सरकार ने, जब देश आजाद जब हो गया, तो भारतीय संविधान में सरकार ने सुनिश्चित किया कि यह सुनिश्चित होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए कि भाई देश आजादी के बाद किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, सबके साथ समान अपॉर्चुनिटी, सबको पढ़ने का, लिखने का, विकास करने का, समाज में सबको समान रूप से अवसर मिले। इसको भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करना चाहता था, सुनिश्चित किया, यह पक्का कर लिया कि हमें एक ऐसे संविधान की, हमें एक ऐसे संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें ना छोटा ना बड़ा, सब लोग क्या होगा? सब एक समान होगा, सब एक बराबर होगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे ही 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय नहीं लग गया ना, लगभग 3 वर्ष का बात मान लो, लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो वक्त लगा, कोई नोट्स तो नहीं लिखना था ना, भारत का संविधान लिखना था, और इसके लिए इतना ज्यादा इसमें रिसर्च किया गया। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे विशालतम संविधान में से एक है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान में से एक है। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। लचीला संविधान कहने का मतलब ये हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर, जब भी आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुसार हम संविधान में जो नए कानून हैं, जो पुराने कानून हैं, या पुराने कानून को मुझे हटाना है या उसमें नए कुछ उपबंध को जोड़ना है, इसके लिए उसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। तभी तो समय समय पर आप लोग सुनते हैं कि संविधान संशोधन करके नया कानून को जोड़ दिया गया, इस प्रकार से आप सुनते होंगे। तो भारत का संविधान काफी लचीला है। अब इसमें सुनिश्चित करना था कि भारत का संविधान ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें भारत के जनता, जो आम जनता है, जो हम सभी लोग, जो आम जनता है, जो अपने अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधि को जो चुनेंगे, अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के नेता को चुनते हो ना। आप एक मुखिया को चुनते हो, वो भी आपके पंचायत लेवल का वो एक जनप्रतिनिधि है। आप एक विधायक को चुनते हो तो उसमें भी क्या है कि एक विधानसभा क्षेत्र का वो आपका एक प्रतिनिधि को आपने चुना। आपने लोकसभा के क्षेत्र के लिए आपने अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना तो वह लोकसभा क्षेत्र के लिए वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश में जो भी जनप्रतिनिधि जो चुना जाएगा, जनप्रतिनिधि जो चुना जाएगा, वह जनप्रतिनिधि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होगा।
अब आप लोग समझते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या हुआ? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जनता जिसको अपना प्रतिनिधि चुनता है, उसकी हर एक समस्याओं, खास करके बुनियादी चीजें जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, ये सब, भोजन, ये तमाम तरह के चीजें जनता तक उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता होती है, उसकी जवाबदेही होती है। किसकी जवाबदेही होती है? जिसको हम लोग वोट दे करके चुनते हैं। तो यहां पर वही कह रहा है कि जनप्रतिनिधि जो हम लोग जो चुनेंगे, अपने अपने क्षेत्र को जो नेता लोगों को जो हम लोग चुनेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद सदस्य हो, जो भी हो, वह किसके प्रति जवाबदेह होगा? जनता के प्रति जवाबदेह होगा। जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब जनता को मूलभूत चीजें क्या क्या चाहिए? भैया पानी चाहिए, है ना जी, उसके लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए शिक्षा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सुरक्षा चाहिए, है ना जी, उसके लिए सुरक्षा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रोजगार चाहिए। ये सभी जनता की क्या है? मूलभूत सुविधाएं कि नहीं? और ये सभी मूलभूत सुविधाएं कौन देती है? हमारे जनप्रतिनिधि। इसका मतलब ये हुआ कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे प्रति उत्तरदायी है, हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल है। भाई लोकतंत्र ही, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र ही, जिसमें एकक जनता का ख्याल रखना सरकार की जवाबदेही होती है। एकक जनता का ख्याल रखना, समझ रहे बात को? एकक जनता का ख्याल रखना, उसकी शिक्षा को, उसकी देख रेख की, उसकी पढ़ाई की, उसकी स्वास्थ्य की, तमाम तरह की चीज़ों की देख रेख करना जनप्रतिनिधियों का जवाबदेही होती है। तो ये बात समझ गए हैं कि सरकार ने, भारत के संविधान के निर्माताओं ने क्या सुनिश्चित किया कि भारत में जो जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, वह जनप्रतिनिधि जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि जीत गया, उसके बाद काला शीशा बंद किया, बाय बाय टाटा, चल दिया। ऐसा करने से चलेगा नहीं। और आप लोग चुनाव के समय देखते भी होंगे, चुनाव के समय जरूर देखते होंगे कि चुनाव के समय नेता लोगों को आप जहां पर भी ले जाओ, पान गुमटी के उद्घाटन में तो वहां भी चल जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हो, अगर बुला लोगे तो वहां पर भी आ जाएगा। क्या चुनाव के समय, भैया ई गली में चलिए ना, हमारा इसमें 10 गो वोटर है, हाँ चलिए, क्यों नहीं भैया, चल देगा ना। हमारे यहाँ बोल पंचायत है, आप आ जाइए, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कहने की बात है क्या, हम बिल्कुल आ जाएंगे। आ जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद जो काला शीशा जो बंद होता है, अरे बाय बाय टाटा करके निकलते रह जाता है। इसीलिए तो आम जनता की सबसे बड़ी ये शिकायत होती है कि दैट यार कोई नेता में जीतता है, होकर बात तो फिर कोई तो देखने के लिए तो अबे नहीं करता है, गांव देहात में कोई नहीं आता है। ये शिकायत आम लोगों के हमेशा आप लोग ये सुनते होंगे कि नेता लोग आता ही कहाँ है, कोई अबे नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप समस्या को सुनते होंगे। इसलिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोगों ने एक बड़ी बात कह दिया है, क्या जानते हो? बेटा का पहचान शादी के बाद और नेता का पहचान चुनाव जीतने के बाद। कुमार में बेटा जितना माँ बाप के करीब में रहता है, अगर उतना करीबी, उतना लगाव अगर शादी के बाद भी है, तो समझिए कि बेटा बढ़िया निकला। और कान में जैसे चूड़ी खनक गई और वह बेटा अगर बदल गया, तो वो बेटा नहीं है। उसी प्रकार से चुनाव के दौरान जिस प्रकार से छोटे बड़े नेता आप जहां ले जाओ, जो कहो, जिस गली में ले जाओ, सड़क रहे या न रहे, वहां पर चल देगा। चुनाव जीतने के बाद भी अगर वह नेता आपके पास आ रहा है, जा रहा है, आपके सुख दुख के बारे में पूछ रहा है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, लोगों की समस्याओं को जान रहा है, जीतने के बाद भी, तब समझिए कि हमने बढ़िया नेता चुना है। ऐसा नहीं कि चुनाव जीता उसके बाद बाय बाय, कौन है मदन शर्मा,
काला शीशा चढ़ गया बलहारा में, काय को बलहारा में थोड़ी उसके बाद उसको चाय अच्छी लगेगी ना भैया, बलहारा की चाय अच्छी नहीं लगेगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में उसको चाय अच्छी लगने लगती है। बात समझते हो ना इस बात को? तो किताब में तो यहां पर लिख दिया है कि जनप्रतिनिधि जो होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि ऐसे कुछ बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव जीतने के बावजूद भी आपके आसपास, आपके करीब, आपके समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो भैया वैसे जनप्रतिनिधि को जनता फिर से चांस दे देती है, फिर से जीत जाता है ना। अगर आपने चुनाव जीता फिर कभी अपने क्षेत्र में दखलंदाजी करने के लिए नहीं आया तो फिर जनता उसकी जनरेटर भी बंद कर देता है। जा हो गया एक बार में। होता है कि नहीं होता ऐसा? जब पूछते हैं तो आवाज दो, होता है ना ऐसा जी? एकदम बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए जनप्रतिनिधि जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है? जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब यहां पर क्या है कि जनता के प्रति जवाबदेह होगा तो भैया कौन सी शासन व्यवस्था का अपनाना पड़ेगा कि जनता के प्रति वह उत्तरदायी होगा? तो संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, तभी चुने हुए नेता लोग जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा, अन्यथा वो उत्तरदायी नहीं होगा। जनता का क्या दुख दर्द है उसको मतलब नहीं रहेगा। जब जनता का एक एक वोट उसके पास जाएगा तब उसको एहसास होगा कि नहीं जनता ने हमको वोट दे करके गया है भैया, हमको जनता की समस्याओं को सुनना है, तब वो जवाबदेह होगा जनता के प्रति, अन्यथा वो जवाबदेह नहीं। इसीलिए इस शासन तरीका को अपनाया गया। कौन सी शासन तरीका? संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया, अन्यथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने का कोई वजह नहीं था। लोकतांत्रिक शासन, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने का भारत में 2 वजह मैं मुख्य रूप से मानता हूं। 2 वजह। एक, पहला वजह को जनता के प्रति वह जवाबदेह होगा। दूसरा, भारत में जितनी विविधता है अगर इतनी विविधताओं को अगर समेट के चलना है तो उसके लिए जो जनप्रतिनिधि होगा वह हर एक जाति वर्ग के प्रति उसका उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी का मतलब यह भी समझ लीजिए, बहुत से ऐसा होता है ना, बहुत से ऐसे छिछोरा नेता लोग होते हैं, उसके वो चुनाव जीत गया लेकिन आपने उसको वोट नहीं दिया है, कोई काम के लिए करके जाओ, अरे आपके इलाके का तो वोट उठ नहीं है, आपका काम नहीं करेंगे। एक नेतागिरी का काम नहीं है। एक मैच्योर्ड नेता, परिपक्व लीडर इस प्रकार से नहीं व्यवहार कर सकता है। नेता जितनी जनता ने उसको समर्थन दे करके, वोट दे करके जिताया, वह नेता उसके लिए भी है। और जिन लोगों ने, जिस समाज के वर्ग के लोगों ने या जिस गांव के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, नेता अर्थात जनप्रतिनिधि वह उसके लिए भी है। समझ रहे बात को? तो ये होती है जवाबदेही। यहां पर आपने अभी समझा कि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? जिसको हम लोग चुनेंगे, जो हमारा प्रतिनिधि बनेगा वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यहां पर एक और यहां पर समस्या आ रही थी कि भारत में एक दूसरा विकल्प भी था। भारत में एक दूसरा विकल्प भी था। क्या विकल्प था भारत में? कि कहीं अध्यात्मक सरकार का दूसरा विकल्प था, अध्यात्मक प्रेसिडेंटियल सिस्टम को अपना लिया जाए। प्रेसिडेंटियल सिस्टम का मतलब हमें एक दिन हमने बताया था आपको। प्रेसिडेंटियल सिस्टम का मतलब कि हम प्रेसिडेंटियल सिस्टम को भी अपना सकते हैं। इधर मिटा देना। प्रेसिडेंटियल सिस्टम क्या होता है कि भारत में हमने बताया ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बताइए। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है तो इसको हम समझा देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत में देखिए, मान लेते हैं ये भारत की यहां पर क्या है, ये सब जनता है, भारत की जनता है यहां पर। और मान लेते हैं एक तो यहां पर अमेरिका जैसा देश को उदाहरण मान लेते हैं। क्या? अमेरिका। यहां पर भी आम जनता लोग है ना, यहां पर भी आम जनता लोग है। समझ रहे ना बात को? तो यहां पर आप समझ लिए दाचात्मक हम लोग क्या करते हैं कि ये भारत की ये जो जनता है, ये सभी जनता अपना वोट किसको देता है? अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनता है। और ये प्रतिनिधि जाकर के किसको? भारत सरकार की चुनाव करता है।
बात समझ रहे ना। अर्थात कहने का मतलब जनता की वोट हमारा डायरेक्ट सरकार के निर्माण में नहीं जाता है, डायरेक्ट सरकार के निर्माण में नहीं जाता है। हमारा वोट पहले कहां जाता है? जनप्रतिनिधियों के पास, जो क्षेत्र से जो चुनाव लड़ता है हम उसको जिताते हैं, ये जनप्रतिनिधि जाकर के क्या बनाती है? सरकार बनाती है। अर्थात हमारा वोट इसके पास और उसके बाद इसका समर्थन फिर इसके पास, डायरेक्ट जा रहा है हमारा वोट, डायरेक्ट हमारा वोट नहीं जा रहा है। इस सिस्टम को कहते हैं क्या? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए, ये बात समझ में आ गया ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मान लेते हैं कि अमेरिका की ये जनता, अमेरिका की जनता यहां पर प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 3 गो आदमी खड़ा है। क्या? 3 गो आदमी खड़ा है वहां पर। अब जनता डायरेक्ट इसको, बीच में कोई मेडिएटर है ये नहीं है, बीच में कोई मेडिएटर नहीं है। इसका वोट ये जो बटन जो दाबेगा डायरेक्ट इसके पास पहुंचेगा, डायरेक्ट इसके पास पहुंचेगा, डायरेक्ट इसके पास पहुंचेगा, बीच में कोई रुकावट है ये नहीं। लेकिन हम लोगों में क्या है? बीच में एक रुकावट है। यहां से वोट हम लोग जब देते हैं तो जाता है किसके पास? जनप्रतिनिधि के पास। जनप्रतिनिधि, जिस पार्टी का जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा जीत जाता है तो वह पार्टी की सरकार यहां पर बन जाती है। अर्थात यहां से यहां, यहां से फिर यहां पर लेकिन यहां पर डायरेक्ट यहां से क्या जाता है? यहां पर जाता है। तो यहां पर जो है, तो भारत ने सोचा क्या शासन चलाने की इस तरीका को अपनाया जाए क्या? बोला कि नहीं। तो कौन सा तरीका को अपनाया जाए? इस तरीका को अपनाया जाए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, प्रत्यक्ष नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो भारत ने भारत के पास हालांकि दूसरा विकल्प था कि हम इस विकल्प को अपनावे, लेकिन भारत ने इस विकल्प को अपनाया नहीं। किस विकल्प को अपनाया? इस विकल्प को अपना लिया, ताकि जो जनप्रतिनिधि जो रहेंगे ना, वह जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनेगा। इसलिए एक ऐसी कार्यपालिका जो क्या हो, एकदम एक शक्तिशाली कार्यपालिका। यहां पर हमने दिखाया है 3 चीज के बारे में हमने इसमें बताया है। यहां पर आप चीज को देख सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब जो कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको विधायिका कहते हैं। समझ रहे बात को? जो कानून बनाने वाला जो संस्था है ना, उस संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और जब कानून जब बन जाता है, कानून जब क्या होता है? बन जाता है। अब जिस प्रकार से घर में खाना बन जाता है, गांव देहात में आज भी इस प्रकार के सिस्टम में है ना, घर में जब खाना जब बन जाता है, खाना बनाना काम किसका है? तो सास का है। नहीं, खाना बनाने का काम किसका है? तो बहू का है। अब बहू जब खाना बना देती, तो आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में ये सिस्टम है के बात थी, बोल ससुइयां बात थी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया? कानून बना दिया। ये इसने क्या किया? कानून बना दिया। और इसने क्या कर दिया? सास ने क्या कर दिया? कानून लागू कर दिया। इस विधायिका जो है, इस विधायिका को आप बहू मान लो। ये विधायिका जो है ना, विधायिका, ये विधायिका क्या कहलाएगा? विधायिका ये जो है, ये बहू है, सुंदर सी एक बहू है। क्या है? बहू है। ये बहू है, ये बहू है, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका है, क्या कार्यपालिका, ये जो है, ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका क्या है? सास है। क्या है? सास है। अर्थात कहने का मतलब बहू जिस प्रकार से खाना बना देती है और बांटने का काम होता है किसका? सास का काम होता है। उसी प्रकार से विधायिका जब कानून जब बना देता है तो विधायिका कानून बनाता है, सिर्फ ये बांटने का काम इसका नहीं। जिस प्रकार से बहू का काम है खाली खाना बना करके रख देना, उसके बाद खाना लगाने का काम, खाना लागू करने का काम, सभी थाली में परोसने का काम किसका होता है? सास का होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन ऐसा भी देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक उसी प्रकार से विधायिका का काम है क्या? कानून बनाना, बस इसका काम करता। अब कानून जब बन जाएगा तो इसका काम क्या होता है? कार्यपालिका को कानून लागू कराना। इसका मतलब ये हो गया कि विधायिका क्या हो गई? बहू, और कार्यपालिका क्या हो गया? सास।
इसको बहू और इसको सास इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जिस प्रकार से बहू का काम होता है खाना बनाना, बस कोनो प्लेट में निकालने की थोड़ा जरूरत नहीं, वो सास समझ लेगी। उसी प्रकार से विधायिका का काम होता है क्या, ये कानून बनाना, लागू कराना काम किसका होता है, कार्यपालिका का। अब इसमें एक तो और बात आती है न्यायपालिका। क्या, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है, अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई कानून मान लेते हैं कि यहां पर कोई कानून बन गया, यहां पर कोई कानून बन गया। अब कानून बन जाने के बाद यहां पर क्या हो गया, लागू हो गया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया। अब कार्यपालिका ने लागू कर दिया, अब ढेर सारा लोग तो ऐसे भी है कि कानून तोड़ने वाला भी तो है भैया। सरकार ने कानून बनाया, अर्थात यहां पर बहू ने खाना बनाया, सास ने यहां पर खाना को परोस दिया। अब यहां पर खाना का जो परोस दिया तो किसी को वह खाना पसंद है, किसी को खाना पसंद है ये नहीं। कोई बोला कि नहीं हम भिंडी के भुंजिया खाबे नहीं करेंगे, क्या हम कद्दू का सब्जी खाएंगे, तो यहां पर खाना तो फेंका जाएगा। अर्थात यहां पर इसके द्वारा बनाए गए खाना को इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, कर दिया ना इनकार। अब यहां पर क्या होगा, ये जो न्यायपालिका जो था, न्यायपालिका, न्याय, न्याय का मतलब क्या होता है, फैसला। क्या, फैसला, कि फैसला कौन करेगा, फैसला कौन करेगा। तो यहां पर जो कानून जो बना, कानून बन के लागू हो गया, कहां, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू कराना। अब जो लोग भी कानून तोड़ेगा, जितने लोग भी अब जो कानून जो तोड़ेगा, उस कानून में किसकी गलती है, क्या सबूत है, नहीं है, सजा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। वो सारा काम किसका है, न्यायपालिका। न्याय, न्याय का जहां पर पालन होता है, न्याय का जहां पर पालन होता है, जहां पर दो लोग लड़ जाते हैं, चाहे वो जमीन के मामला हो, चाहे पुलिस थाने के मामला, चाहे किसी भी चीज का, दो लोग लड़ते हैं ना, तो भैया कौन गलत है कौन सही है, किसको रिहा कर दिया जाए, किसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, ये भारत में सरकार का काम नहीं है, यह किसका काम है, अदालत का काम है। किसका काम है, अदालत का काम है। हालांकि भारत की जो अदालत है, भारत की जो अदालत जो है ना, वह अदालत बड़ा ही जटिल है। अरे एक तो केस जीतने में, केस लड़ने में कई जोड़ा जूता घिस जाता है आदमी का। कई लोगों को तो गरुड़ पुराण भी हो जाता है, और नाती पोता उसका क्या करता है कि वो उसका मामला को लड़ता है। भारत की अदालत का मतलब तो यही होबे करता है, अदालत। पहले बताया है ना, अ से आवो, द से माल दो, ल से लो। आज आपका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली तारीख मुकर्रर की जाती है, अगले बार आप जाइए। अब ल से लो, क्या, पैसा जब दिया तब लो, क्या, तारीख, तारीख पर तारीख कई जोड़ा जूता घिस जाता है, तब कहीं जाकर के अदालत में फैसला। एक केस जीतने में लोगों को बरसों बीत जाता है, बरसों बीत जाता है, जमीनें बिक जाती है, कई जोड़े जूते चप्पल घिस जाते हैं। उसके बावजूद भी लोग क्या बोलता है, जब दो पक्षों के बीच में जब लड़ता है तो क्या बोलता है, आ जाना अदालत में देख लेंगे, आ जाना अदालत में देख लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा आसपास के लोगों ने अगर हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो उस पर अदालत पर भरोसा होता है उसके ऊपर कि चाहे जितना भी समय लग जाए, जो भी वक्त लग जाए, हमको वहां पर न्याय जरूर मिलेगा। इसीलिए आज भी लोग ये कहते हैं, क्या, आ जाना अदालत में देख लेंगे। अरे वहां के हम किंग हैं, कई सारे केस हम लड़ चुके हैं, लेकिन इस बात को कभी वह नहीं सोचता है कि हमारे कितनी जमीनें, हमारी कितनी पूंजी, हमारे कितने पैसे बर्बाद हो गया। लेकिन एक विश्वास है अदालत के ऊपर कि अदालत में फैसला मेरा जरूर हो जाएगा। इसलिए अदालत पर लोग आज भी भरोसा करते हैं। समझ रहे बात को, क्योंकि अदालत जो है गवाह और सबूत के आधार पर काम करता है। हम अगर अपना सर्टिफिकेट दे दें तो हमको भी शाहरुख खान मान लेगा, क्या दिक्कत है, हमको भी अच्छे